शो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए कुछ अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य रहता है कि ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हो, आप अपनी खेती किसानी को उन्नत बना सके। तो फिर आइए बिना समय को गंवाते हुए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम आपको दिखाएंगे सेगमेंट खेती किसानी, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि खेती किसानी के क्षेत्र में किस तरह से बदलाव आ रहा है, क्या क्या नई गतिविधियां हो रही हैं जिससे हमारे किसान आगे बढ़ सके, हमारा कृषि का जो क्षेत्र है उसमें और भी ज्यादा विकास हो सके। आइए तमाम जानकारियों के लिए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर। भंडारण निगम भारत की प्रमुख भंडारण एजेंसी व भारत में सार्वजनिक वेयरहाउस चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। केंद्रीय भंडारण निगम 115,40,000 टन भंडारण क्षमता वाले 425 वेयरहाउसों का संचालन कर रहा है। केंद्रीय भंडारण निगम समाशोधन और अग्रेषण, हैंडलिंग और ढुलाई, विसंक्रमण, प्रदूमन आदि के क्षेत्र में भी सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें कृषि उत्पादों से लेकर परिष्कृत औद्योगिक उत्पादों के लिए भंडारण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। निगम 1957 से अपनी सेवाएं दे रहा है। केंद्रीय भंडारण निगम की वेयर हाउसिंग गतिविधियों में अनाज वेयर हाउस, औद्योगिक वेयर हाउस, कस्टम बांडेड वेयर हाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, अंतर्देशीय क्लियरेंस डिपो और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स शामिल है। केंद्रीय भंडारण निगम परामर्शदात्री सेवाएं व विभिन्न एजेंसियों को वेयर हाउसिंग अवसंरचना के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के 66 साल पहले केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना हुई थी। ये संस्था बनाई गई थी सरकार द्वारा, और जब बनाई गई है उस समय सिर्फ ये किसानों के लिए बनी थी। ये संस्था जो आज हम कॉरपोरेशन कह रहे हैं, इसको सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, उस समय ये किसानों की थी, केंद्रीय भंडारण निगम नहीं था, ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन था। आपने देखा होगा यहाँ पर इस बिल्डिंग के अगल बगल सभी कोऑपरेटिव के ऑफिसेज हैं, क्योंकि हम भी उस समय कोऑपरेटिव से शुरुआत करी थी हम लोगों ने, क्योंकि किसान जो है कोऑपरेटिव से जुड़े हुए थे। तो जब शुरुआत हुई है तब भी हम लोगों ने किसानों के हित के लिए ही इसकी स्थापना करी थी। और आज हम लोग बदलते बदलते आज भी हम जो काम कर रहे हैं बिना किसी बहुत ज़्यादा फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए किसानों के प्रति हम लोग काम कर रहे हैं। खास करके अभी जो बदलाव हुआ पिछले 2-3 साल में, मैं आपको बहुत स्पष्ट से कहना चाहता हूं कि ये जो कोविड आने के बाद में कई व्यवसाय बंद हो गए, कई फैक्ट्रियां, कई छोटे छोटे उद्यम बंद हो गए। सिर्फ 2 सेक्टर बहुत चला है, आप लोगों ने देखा होगा। 2 सेक्टर चला है, जिसमें एक था फूड सेक्टर, मतलब किसानों का अन्न का सेक्टर, जिसमें खाने पीने का सामान हुआ करता है, या फिर कोई फार्मास्यूटिकल दवा कंपनियां चली थी। इन दोनों का व्यवसाय बहुत चला, लेकिन बाकी सब व्यवसाय बंद हो गए। तो पोस्ट कोविड हमने देखा है कि जितने हमारे नवयुवक हैं, नौजवान लोग हैं जो एक छोटा अपना उद्यम स्थापित किए हुए थे, लेकिन अब उनके उद्यम बंद हो गए, अब वो एग्री सेक्टर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कि अपने पैदावार की तरफ, उपज की तरफ, या प्रोसेसिंग यूनिट बनाए, खाद्य संस्करण या प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर उस तरफ उनका झुकाव दिख रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि हम लोग वैसे भी प्रयासरत हैं। आज भी हम किसानों को भंडारण के लिए अपने गोदाम में 25% का उनको अलग से डिस्काउंट देते हैं। जो भी हमारा टैरिफ चल रहा है उससे 25% अलग डिस्काउंट है। यदि कोई युवा, जैसे अभी सरकार की योजना है कि हम कौन सी स्कीम लाए हैं सरकार, स्टार्टअप, एग्री स्टार्टअप बिजनेस जो सरकार लेके आई हैं, उसमें
यूथ लोग अगर कोई एग्री स्टार्टअप अपना उद्यम खोल रहे हैं, उनको हमने पहले के 10% उनको भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। तो युवा लोग एग्री बिजनेस में आए, युवा लोग किसानों के साथ मिलकर इस को आगे बढ़ाएं, उस पर ध्यान रखें। हम उनके पूरी तरह से सरकार की नीति के हिसाब से हम पूरी तरह से किसानों को, युवाओं को, नए उद्यमियों को, स्टार्टअप्स को हम पूरा का पूरा अपना मदद देंगे, योगदान देंगे। किसानों की सहूलियतों के लिए निगम लगातार काम करता आ रहा है। किसानों को सिंगल विंडो सुविधा देने के क्षेत्र में भी निगम की सराहनीय पहल रही है। वेयर हाउस में उपज भंडारित करते समय किसान को कौन से लाभ मिलते हैं, कितने प्रतिशत की छूट मिल सकती है और बैंक से ऋण कैसे मिलेगा, इन तमाम सवालों के लिए भी निगम ने सुविधा दे रखी है। साथ ही उन किसानों के लिए भी खास सुविधा है जो निर्यात कर रहे हैं। आइए जानते हैं। CWC की पहली प्राथमिकता रही है कि फार्मर्स का जो अनाज फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे सुरक्षित रखें और उनको क्या सहूलियत दें। सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन फार्मर्स को ट्रेनिंग देता है, फार्मर को भंडारण कैसे किया जाएगा अनाज के उसके बारे में बतलाता है। साथ ही जो उनका उपज आता है मंडी में और जो सामान नहीं बिकता है वो मेरे वेयर हाउस में लाके वो रखते हैं, उन्हें भंडारण पे हम लगभग 30% की छूट देते हैं। ये हमारा रेट पब्लिश रेट है और इस रेट के तहत कोई भी आदमी आकर के वेयर हाउस मैन के पास अपना वेयर हाउस रसीद कटवाता है और सामान रखता है। एक और सुविधा हम फार्मर्स को देते हैं कि यदि वो बैंक से लोन लेना चाहता है, अपना वेयर हाउस रसीद वो बैंक में प्लेस करता है और बैंक उसको बखूबी लोन उसके ऊपर देता है। एक तरह से फार्मर्स के लिए हमने लिक्विडिटी का बढ़ाने का काम किया है। यही सुविधा हम कोऑपरेटिव्स को देते हैं, स्टार्टअप्स को देते हैं। गवर्नमेंट की मुहिम है, ड्राइव है कि जो स्टार्टअप फर्म्स है एग्री सेक्टर में उनको कैसे सहूलियत दें। एक स्टार्टअप फर्म अपने किसी योजना के तहत कुछ काम करना चाहता है बट उसके पास कोई वेयर हाउस नहीं है, वेयर हाउसिंग स्किल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप मेरे यहाँ कर रखो, हम आपको 10% हम अपने टैरिफ में वहाँ भी छूट देंगे और तुम्हारे वेयर हाउस रिलेटेड सारा काम हम करके देंगे। तुम केवल अपने स्टार्टअप का जो आइडिया लेके आ रहे हो आप उसके साथ आगे बढ़ो। एक तरह से हमारे एक वेयर हाउस में कोई अनाज लाने के बाद उसकी पैकिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, लेवलिंग एंड मार्केटिंग वहाँ से कर सकता है ना। दूसरी हम लोगों ने सुविधा रखी है कि कोई भी आदमी विदेश से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, हमारे पास बॉन्डेड वेयर हाउस है। जितना सामान वो मार्केट में बेचना चाहता है उतना ही सामान लेके जाता है, अन्य सामान को हमारे यहाँ रख देता है जिससे कि उसके पास इंपोर्ट की ड्यूटी का वहन डायरेक्टली नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से कोई आदमी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए हमारे पास 21 ICDs एंड CFS हैं, जहाँ पे कंटेनर में माल आते हैं और कंटेनर से फिर डोमेस्टिक सेक्टर में चला जाता है और जो एक्सपोर्ट करना होता है उसको कस्टम की सारी सुविधाएं हम अपने कंटेनर फ्रेट स्टेशन में देते हैं जिसके तहत वो सामान लेके जा सकता है। जो भारत सरकार का मुहिम है कि एग्जिम में हम अपने लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करें, उस हेल्प में हम एक भागीदारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये था सेगमेंट खेती किसानी। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं पशुपालन से संबंधित। अगर आप पशुपालन से जुड़े हुए हैं तो जरूरत है कि आपको और भी ज्यादा जानकारियां इसमें अर्जित करनी हो। साथ ही अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहले ही सारा ज्ञान अर्जित कर ले। तो फिर आइए इन्हीं बातों के बारे में जानकारी देते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। गाय पालन के लिए जब उच्च नस्ल की बात होती है तो गिर गाय का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसके पौष्टिक दूध से हम सभी वाकिफ हैं। इसके अलावा ये नस्ल अर्ध शुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक उत्पादन देने में भी सक्षम है। इस गाय का दूध से लेकर घी और गौमूत्र तक ऊंचे दाम पर जाता है। इस सब का सीधा सा मतलब है कि गिर गाय पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है। इसके साथ ही इस गाय की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस वजह से पशुधन में हानि की आशंका कम हो जाती है। लेकिन पशु से सही उत्पादन के लिए उसके आहार रखरखाव से लेकर उसके नस्ल सुधार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जयपुर के सफल पशुपालक सुरेंद्र अवाना गिर गाय पालन करते हैं। वो बताते हैं कि नस्ल सुधार पर ध्यान देने से हर पीढ़ी में दूध उत्पादन में इजाफा देखने को मिलता है। 12 दिसंबर 16 को 2 गाय से रुद्र शिवम डेयरी की हमने स्थापना की और 40 तक खरीदी और उसके बाद आज इस फार्म पे 210 गिर नस्ल की गायें हैं और ख़ास तौर से हमने लोकल जयपुर ज़िले में आसपास से ली, 2-3 गुजरात से लाए। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा था तो हमने लोकल लग के और मैन ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, नस्ल सुधारने का। और आप देखेंगे हमारे एक पीछे काली गाय है जिसके 14 लीटर दूध है और उसकी बच्चियाँ जो हमारे यहीं पैदा हुई थी आज उसके 18 लीटर दूध है फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में वो जब ब्याएगी तो मुझे उम्मीद है कि 20 प्लस दूध होगा उसका। तो इसके ऊपर मैं मूल रूप से काम कर रहे हैं। मेरे जो ये दाहिनी तरफ है ये सब मिल्किंग में है और ये सब बच्चियाँ और ग्याबिन और दूसरी गायें जिनके ऊपर हम ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। राजस्थान में पशुपालन में एक चुनौती का सामना हर पशुपालक करता है और वो है हरे चारे की कम उपलब्धता। हालांकि समय के साथ पशुपालक इसका भी तोड़ निकाल रहे हैं और खुद ही चारे को उगाने का काम कर रहे हैं। इससे चारे की समस्या तो खत्म होती ही है, साथ ही पशु को सेहतमंद चारा मिलता है। सुरेंद्र अवाना बताते हैं कि वो अपने खेतों में 22 तरह का बहुवर्षीय चारा उगाते हैं जिसकी उम्र 3 से 80 साल तक है। हमारे फार्म पर 22 तरह का बहुवर्षीय चारा है और किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि मैन जो देसी गाय का पालन करते हैं तो सबसे अच्छा है इनके संतुलित आहार। संतुलित आहार में एक तो कैटल फीड है, बाट है, वो हम खुद ही जो वैज्ञानिक वेटनरी के बताते हैं उस हिसाब से हम 18-20 चीज़ें डाल के और तैयार करते हैं। नंबर 2 पे फिर है ग्रीन फॉडर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हिंदुस्तान में क्या है, जहाँ नहरें नदियाँ पानी खूब है वहाँ भी ग्रीन फॉडर है, वो हमेशा कंटिन्यू नहीं मिलता है जितनी मिलना चाहिए, जितना परसेंटेज। क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल 2-3 कटिंग करते हैं, फिर दोबारा ट्रैक्टर चला के हल जोड़ते हैं, खाद डालते हैं, ये है। और हमारे इस फार्म पे 22 तरह का बहुवर्षीय चारा है जो 3 साल से 80 साल तक हम काट के और हमेशा चारा रहता है, चाहे मई जून का महीना हो और चाहे सर्दियों का टाइम हो, पूरा संपूर्ण ग्रीन फॉडर यहाँ मिलता है। और ये वेटनरी साइंस कहती है कि इनको जो 20 केजी अगर एक गाय खाती है तो कम से कम 12 से 15 केजी ग्रीन फॉडर होना चाहिए, बाकी ड्राई। ये बारिश का समय चल रहा है और इस समय हर जगह पर्याप्त हरा चारा मिल जाता है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो समय में पशु को संतुलित आहार दे जिसमें सूखा और हरा चारा दोनों शामिल हो। इसके साथ ही पशु को दाना भी दे जिससे उत्पादन अच्छा बना रहे। हमारे राजस्थान में किसान भाई क्या करते हैं कि इस समय जो बरसात के मौसम में है तो हरा ही हरा खूब खिला रहे हैं। तो ये जो देसी गाय है या दूसरे जो एनिमल है जुगाली करते हैं तो हरे हरा होगा तो उसके पूरा उसको जो गुण करेगा वो नहीं होगा, उसमें ड्राई भी होना चाहिए, थोड़ा सूखा। और जब मई जून का महीना होता है तब उनके हरा चारा नहीं मिलता है तो सूखा ही सूखा खिलाते हैं। तो ये उल्टी परिपट है। इस फार्म पे हमने सबसे पहले यही किया, किसानों को भी यही सिखा रहे हैं और हम भी, कि ड्राई फॉडर और ग्रीन जो दोनों मिला के इसका बैलेंस होना चाहिए और कैटल फीड का, ये तीनों संतुलित आहार होगा तभी हमारी गाय है वो अच्छा दूध देगी, टाइम पे हीट में आएगी, रिपीट नहीं होगी और लंबे समय तक दूध देगी। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब दूध देती है दूध बेच के वो बांट लाते हैं क्योंकि गरीब है, और उसी समय उनको
बांट देते हैं, दूध नहीं देती है तो बांट नहीं खिलाते हैं। और जब पेट में मान लो बछड़ी पल रही है और उस समय उसकी माँ को संतुलित आहार या बांट नहीं मिलेगा तो वो कुपोषण की शिकार होगी। और फिर किसान भाई दूसरी गलती क्या करते हैं, दूध के लालच में जब भी वो बछिया फिर बाहर आ गई, जन्म ले लिया, तो थोड़े दिन के बाद उसको 100, 200, 300 ग्राम दूध पिलाते हैं, पूरा दूध नहीं पिलाते हैं, उसका दोहन करके खुद पीते हैं या बेचते हैं। तो ये दो मोटी मोटी कमियां हैं किसान भाइयों की, कि हमारी जो गाय है वो 2 लीटर ही दूध देती है और 4 महीने ही देती है और टाइम पे हिट में नहीं आती है। ये सब संतुलित आहार और ये हमारी जो छोटी छोटी कमियां हैं, यही मोटा कारण है। गौ पालन अपने आप में मुनाफे का सौदा है, लेकिन सही तरह से किया गया काम इस मुनाफे में इजाफा कर सकता है। हमारा पशुधन सेगमेंट में अब वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको वर्तमान समय में करने हैं, जानने के लिए नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर। इस माह से सर्दी की दस्तक शुरू हो जाती है। ऐसे में पशु को ठंड से बचाने के उपाय करें। सर्दी के मौसम में गाय व भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। ऐसे में पशु के लिए संतुलित आहार व आवास का उचित प्रबंध करें। एफएमडी का टीकाकरण अगर नहीं करवाया हो तो करवा लें। बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से घाव को धोते रहना चाहिए व पशु चिकित्सक से सलाह लें। इस समय पशु को एंथ्रेक्स का टीकाकरण भी करवा लें। बकरियों व भेड़ों को पीपीआर का टीका लगवा लें। ठंड से बचने के लिए पशुओं को रोज 25 से 50 ग्राम गुड़ खिलाएं। दुधारू पशुओं को 50 से 100 मिलीलीटर तरल कैल्शियम फास्फोरस पिलाएं। पशु की डीवर्मिंग पर ध्यान दें। यदि समय ज्यादा निकल गया है तो डीवर्मिंग करा लें। पशुओं को एसिडोसिस यानी अफरा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा और दाना दें। इस माह में भेड़ पालक ऊन उतरवाने का काम कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए उनके आवास, आहार व स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। पशुशाला को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। सफर नई सोच का, सफर देश की बदलती तस्वीर का, सफर युवा किसानों का जो कृषि जगत को दे रहे नए आयाम। कृषि स्टार्टअप जल्द आ रहा है सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे आज के सफल किसान से। तो आइए इन्हीं से मुलाकात कर लेते हैं, जान लेते हैं इनसे कि इनका कामयाबी का सफर किस तरह रहा है, कौन कौन सी समस्याएं इनके सामने आई हैं और किस तरह से उन्होंने इनका सामना किया है। खेती हमारी परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। लंबे समय से धरती को जोतकर हम अन्न उपजा रहे हैं, जिससे जीवन को आसान बनाया जा रहा है। लेकिन बदलते समय के साथ हमारी खेती करने के तरीकों में भी बदलाव आए हैं, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से न सिर्फ पर्यावरण का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, बल्कि हमारा भी। इसीलिए वर्तमान और भविष्य के दुष्परिणामों को देखते हुए किसान एक बार फिर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। हमारे आज के कामयाब किसान गिरिराज भी कुछ ऐसे ही से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज अग्रवाल जी से बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। गिरीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो सोच है हमारी पुरानी पद्धति को आगे करना, और खास करके काफ़ी तरह की परेशानी देखी जिसको उनके इम्यून सिस्टम में कमी आई, तो उसके लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, उसके लिए आप लोग युवा प्राकृतिक खेती की तरफ किस तरह से सोच रहे हैं? जी सर, धन्यवाद। एक्चुअली हमारे जो सम्मानीय यशस्वी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, उनका भी एक जो विज़न है, हम उस विज़न को लेकर चल रहे हैं
स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। एक्चुअली जो कोविड के अंदर सभी ने ये आज महसूस किया, एहसास किया कि इंसान की प्रतिरोधक क्षमता ही है जो उसे अनेक तरह की बीमारियों को से बचा सकती है। हम इसमें अभी जुड़कर हम अभी छोटे छोटे किसानों के साथ मिलकर हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम उनको जैविक खेती और गो आधारित खेती को करने पे हम जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, ताकि लोगों को उत्पाद अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ उत्पाद मिले। तो इस संबंध में हम जो गौशालाएँ हैं, गौ माता है हमारी, इंडियन जो देसी गाय है, भारतीय देशी गाय है, जो जिसके प्रोडक्ट्स को हम गौशालाओं के थ्रू किसानों को हम वितरित करने में भी उनका एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये हमने एक वेंचर स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक इंडिया। इसमें जैसे जो छोटे छोटे किसानों के साथ मिलकर हमने एक इस तरीके के हेल्थ प्रोडक्ट्स को बनाया है। और चूँकि भारत सरकार का भी बहुत अच्छा सहयोग रह रहा है, जो छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को, छोटे छोटे फार्मर्स को प्रमोट कर रही हैं और इस तरीके के एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसके अंदर हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो हम इसमें कोशिश ही कर रहे हैं कि कुछ नए उत्पाद, उत्कृष्ट उत्पाद हम विश्व के मानक स्तर के आधार पे हम पूरे बाजार में इसको एक अच्छा बाजार उपलब्ध हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम इस मुहिम के साथ जोड़ सकें। गिरिराज मानते हैं कि ऑर्गेनिक औषधि उत्पाद समय की मांग है। अगर किसान इस बात को समय रहते समझ लेते हैं तो उन्हें अच्छा बाजार मिल सकता है। गिरिराज खुद करीब 10 सालों से गौ आधारित खेती कर रहे हैं, जिसमें औषधि पौधों की खेती भी शामिल है, जिससे वो कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं। ऑर्गेनिक इंडिया में हम पिछले 10 वर्षों से गौ आधारित जैविक खेती भी कर रहे हैं, जिसमें हम किसानों के साथ एक क्लस्टर बना रहे हैं और हम मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को, जो हमारे भारतीय आयुर्वेद जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी एक अपनी पहचान बना चुका है, जिस तरह योगा ने पहचान बनाई, एक योग दिवस बना, उसी तरीके से हम भारतीय आयुर्वेद को पूरे वर्ल्ड में प्रचारित करने के लिए मेडिसिनल फार्मिंग, वो भी ऑर्गेनिक गो आधारित करने की हम और उसमें सफल भी हो रहे हैं। तो उसमें हमने भी कुछ, जैसे गुलाब आप देख रहे हैं, गुलाब हमने रोज़ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए एक आयुर्वेदिक बहुत मेडिसिनल उत्पाद के रूप में काम आ रहा है, उसके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। मिश्री गुलकंद है, गुलाब जल है, शरबत है, और इम्यूनिटी हमने जैसे भी इसी कोरोना काल को देखते हुए डेवलप की है, जिसमें 14 तरह की जड़ी बूटियों से मिक्सचर से हमने हर्बल टी बनाई है, जो आप दिमाग से लेकर दिल तक, आपके लंग्स, सभी चीज़ों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करती है। कुछ इसी तरीके के उत्पाद हम लेके आ रहे हैं इस श्रृंखला में। गिरिराज जी का एक और लक्ष्य है, वो किसानों को पानी की महत्ता समझाते हैं कि किस तरह से कम पानी, कम संसाधन में भी बेहतर उत्पादन लेना संभव है। इसके लिए वो किसानों के बीच माइक्रो इरिगेशन की विधियां और उससे होने वाले लाभ बताते हैं। पिछले 25 वर्षों से हम किसानों को माइक्रो इरिगेशन के रूप में भी हम काम कर रहे हैं। इसमें हम इरिगेशन प्रोडक्ट्स, जो जल का श्रेष्ठ प्रबंधन, कम बिजली के अंदर, कम लेबर के अंदर प्रबंधन हो सकता है, कुशल प्रबंधन के साथ हम किसानों के साथ हम इरिगेशन प्रोडक्ट्स भी देते हैं। इसमें भी भारत सरकार की आपको जानकारी देना चाहूँगा, बहुत अच्छी सब्सिडी है सभी स्टेट्स में। किन्हीं स्टेट्स में 90%, 100% तक भी सब्सिडी मिलती है। तो ये भी एक मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए, छोटे युवा उद्यमियों के लिए, महिला आधारित उद्योगों के लिए भारत सरकार और जो विभिन्न तरह के शासन है वो बहुत सहयोग कर रहे हैं और प्रमोशन में बहुत आगे बढ़ने में काम दे रहे हैं, और ये भारत की निश्चित रूप से समृद्धि में एक नया मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। गिरिराज मानते हैं आज की खेती और किसानों की स्थिति में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, उसके पीछे सरकार की योजनाएं अहम भूमिका निभा रही है। तो ये थे हमारे आज के सफल किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही बता दें, इसी के साथ आज के अंक में भी बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें, हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।